बिजनेस सर्विस के हमने लास्ट क्लास में 2 लेक्चर कंप्लीट करे थे। आज फाइनली हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट हमारे एक टॉपिक रह गया था, उस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है, उन सारी चीज़ों की नॉलेज गेन करेंगे और इस चैप्टर को कर देंगे आज यहीं के यहीं समाप्त। ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। तो बच्चों जी, स्क्रीन पर आप देख ही रहे हो किस चीज़ के ऊपर ये टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। हम इंश्योरेंस के टाइप्स आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। बच्चों सबसे पहला टाइप होता है लाइफ इंश्योरेंस। हालांकि होते तो इससे ज़्यादा हैं, एक एक करके हम सबको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस नाम से ही पता लग रहा है, लाइफ का इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये होता है क्या, अंडर दिस द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड किसे मैंने बताया था, जो इंश्योरेंस करवाता है उसे हम बोलते हैं इंश्योर्ड। हिज to pay a fixed amount of premium either in lump sum और installment। या तो वो एक साथ पूरे साल का प्रीमियम पे करता है, या फिर वो क्वार्टरली पे करता है, या फिर वो मंथली पे करता है। तो वो प्रीमियम जो पे करता है, इन द रिटर्न कंपनसेशन इज एश्योर्ड एट हिज और हर डेथ और एट द मैच्योरिटी पीरियड विच एवर कम अर्लियर। तो कहने का मतलब ये है, जिसने इंश्योरेंस लिया है इंश्योरेंस कंपनी से, वो एक प्रीमियम अमाउंट पे करता रहता है, चाहे वो क्वार्टरली कर ले या उसको ईयरली पे कर ले। उसका एक मैच्योरिटी टाइम पहले से ही फिक्स होता है, 20 साल 25 साल। या तो मैच्योरिटी पहले आ जाए या उसकी डेथ पहले आ जाए, यानी कि पहले ही वो लुढ़क गया तो उसको इंश्योरेंस कंपनी यानी कि उसके घर वालों को एक अमाउंट पे करती है जो पहले से ही फिक्स करा गया है। उसे हम कहते हैं बच्चों लाइफ इंश्योरेंस। सिंपल। ये जनरल इंश्योरेंस है, उससे थोड़ा सा अलग होता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो जनरल इंश्योरेंस में भी होते हैं, बट हम इसके अंदर फॉलो नहीं करते। लाइफ इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस वाले प्रिंसिपल फॉलो नहीं करे जाते। सर जैसे कि इंडेमनिटी। अब इसके अंदर होता क्या, इंडेमनिटी के अंदर अगर इंडेमनिटी को आप शॉर्ट में याद रखना चाहें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि लॉस की भरपाई इंडेमनिटी होती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जितने का भी जनरल इंश्योरेंस में लॉस हुआ करता था या होता था, तो कंपनी उतने का ही लॉस की भरपाई करती थी। लेकिन अब लाइफ की तो कोई कीमत होती ही नहीं है, तो इसीलिए इसके अंदर पहले से एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। जब बंदे की डेथ होती है तो उस अमाउंट को उठाकर उस व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो वो होता है बच्चों इंडेमनिटी। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन। हमने जनरल इंश्योरेंस जब पढ़े थे तो उसके अंदर प्रिंसिपल पढ़ा था कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ का एक से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करा लेते हैं, 1-1 लाख रुपए का, मतलब इसकी कीमत 1 लाख रुपए, आपने एक से ज़्यादा कंपनी से इसका इंश्योरेंस करा लिया, कल को इसका नुकसान हो जाता है, खो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि ये भी कंपनी इसके 1 लाख देगी, दूसरी भी देगी, तीसरी भी देगी, फिर सारी कंपनियां मिलकर उसका 1 लाख रुपए का अमाउंट पे करेंगी, यानी कि वो कंट्रीब्यूशन में पे करती हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में आप चाहे जितनी मर्जी कंपनी से इंश्योरेंस करवा लें, आपको हर कंपनी अपना अपना पूरा अमाउंट पे करती है। नेक्स्ट आता है बच्चों सब्रोगेशन। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, सिंपल सी चीज है। सब्रोगेशन का सिंपल मतलब होता है बच्चों, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपका लॉस रिकवर करने के बाद जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको लॉस हुआ है उसका लॉस रिकवर करने का पूरा हक रखती है। यानी कि अगर ये पेन टूट गया तो कंपनी क्या करेगी, मेरे को तो इसकी पूरी लॉस की भरपाई कर देगी, लेकिन इस पेन को ले लेगी, अब वो उसको कबाड़े में बेचे, कुछ भी करे, वो इस पर्टिकुलर चीज से अपने लॉस की भरपाई करने की कोशिश करती है, तो उसको बोला जाता है बच्चों सब्रोगेशन। तो देखा ना आपने कैसे अलग होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रिंसिपल्स हैं वो जनरल इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो चीज़ हम जनरल इंश्योरेंस में फॉलो कर रहे थे वो एक्चुअल में पूरी तरीके से यहाँ पर फॉलो नहीं की जाती। अब चलिए आगे देखते हैं। सर इसके अलावा और कौन सा टाइप होता है हमारे इंश्योरेंस का। दूसरा आता है बच्चों फायर इंश्योरेंस, यानी कि आग लगने के कारण जो भी गुड्स हमारे खराब होंगे, जो भी हमें नुकसान होगा, उसकी कंपनी भरपाई करेगी, बशर्ते आग लगने के कारण ही होना चाहिए नुकसान। अगर आपने फायर इंश्योरेंस ले लिया लेकिन आपका जो जितना भी सामान है, जितने भी गुड्स हैं आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, वो पानी से खराब हो रहे हैं, तो उसका कंपनी कोई भी क्लेम नहीं करेगी। अच्छा बच्चों, ये तो हो गई फायर इंश्योरेंस की बात। अब इसके भी कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं जिससे आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस। जितने का लॉस हुआ है, मान लो 10 लाख रुपए का माल आपने भरा था कंपनी के अंदर,
आपने क्या करा कि 10 लाख रुपए के माल का आपने इंश्योरेंस करा लिया, यानी कि आपका अगर 10 लाख रुपए का सामान जलता है, खराब होता है, तो कंपनी आपकी उसकी लॉस की भरपाई करेगी। लेकिन आपके उस 10 लाख रुपए के सामान में से सिर्फ 3 लाख रुपए का सामान ही जला, तो उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में कंपनी आपको 3 लाख रुपए का लॉस का ही रिकवर करने का ऑप्शन देती है, इससे ज्यादा नहीं देती। नेक्स्ट पॉइंट आता है फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल। अब कंपनी ये भी देखेगी कि जो आग लगी थी गुड्स के अंदर वो इंटेंशनली तो नहीं लगी, वो एक्सीडेंटली होनी चाहिए। वो अगर आपने जानबूझकर आग लगाई है तो उस सिचुएशन में भी कंपनी आपको किसी भी तरीका कोई क्लेम नहीं देती। नेक्स्ट बच्चों, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि जो इंश्योरेंस करा रहा है, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, वो शॉप उसी की होनी चाहिए, वो कंपनी उसी की होनी चाहिए, वो फैक्ट्री उसी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं किसी पर्टिकुलर दूसरे बंदे की शॉप का, तो पता लग रहा है ना आपने इंश्योरेंस कराया, कल को खुद ही जाकर उसमें आग लगा दी, तो लाओ बे लाओ, कंपनी से मांगो, लाओ पैसा लेकर आओ। तो आपका ही पैसा लगा होना चाहिए, आपकी ही शॉप होनी चाहिए, तो ही कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको क्लेम देगी। एट मोस्ट गुड फेथ, आपको सारी चीज़ें बताकर चलनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाती। जैसे कि हमने जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी पढ़ा था, लाइफ इंश्योरेंस में भी यही सेम कंडीशन, फायर इंश्योरेंस में भी यही सेम कंडीशन होती है, कुछ भी नहीं छुपाना, सब कुछ बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी यानी कि जितने का लॉस हुआ है कंपनी सिर्फ उतने की ही भरपाई करेगी, उससे ज़्यादा कंपनी भरपाई नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कॉजा प्रॉक्सिमा। तो बच्चों कॉजा प्रॉक्सिमा का सिंपल मतलब होता है कि जो भी आपका नुकसान हुआ है वो डायरेक्ट वे में होना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने फायर इंश्योरेंस लिया, अब आपकी जो शॉप थी उस फायर तो लगी, सामान तो खराब हुआ, लेकिन उससे पहले अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने से थोड़ी सी तबाही वगैरह सी मची, फिर उसके बाद कंपनी में या फैक्ट्री में या शॉप में आग लग गई, तो इसका ये डायरेक्ट वे नहीं हुआ, ये इनडायरेक्ट वे हो गया। तो कॉजा प्रॉक्सिमा कहता है कि हम जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो डायरेक्ट कॉज निकल कर आना चाहिए। अगर आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा है, अर्थक्वेक का इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, और जो मतलब कहानी खराब हुई है वो अर्थक्वेक की वजह से हुई है, तो उस सिचुएशन में आपको क्लेम कंपनी नहीं प्रोवाइड करेगी। तो बच्चों ये हो गई फायर इंश्योरेंस की बात। अब और आगे चलते हैं, देखते हैं मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस होता है बच्चों पानी का इंश्योरेंस, यानी कि आपका जो भी सामान है अगर पानी से खराब हो रहा है, मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज रहे हैं शिप के द्वारा, और इन केस बीच में शिप डूब जाता है, सामान गिर जाता है और आपका सामान खराब हो जाता है, शिप के अंदर पानी आ जाता है, तो इन सभी सिचुएशन में आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, क्योंकि आपका सामान खराब हुआ है, आपके गुड्स बेकार हुए, तो वो होता है बच्चों हमारा मरीन इंश्योरेंस। अब मरीन के अंदर क्या क्या होता है, स्टॉर्म आ जाए, यानी कि कोई समुद्री तूफान आ जाए, शिप पलट जाए, शिप टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस होते हैं बच्चों, जैसे कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस में गुड्स का, जो भी आपके शिप में रखे हुए गुड्स हैं और जो भी उसके ऊपर क्रू मेंबर हैं, पैसेंजर हैं, उनका सबका इंश्योरेंस होता है। मतलब किसी को भी नुकसान होगा तो कंपनी उसका भरपाई करेगी। शिप हल इंश्योरेंस, शिप इंश्योरेंस कह लो या हल इंश्योरेंस कह लो। इसमें क्या होता है कि शिप का कोई स्ट्रक्चर टूट जाए, कहीं से कुछ नुकसान हो जाए, तो उसमें कंपनी क्या करती है, क्लेम प्रोवाइड करती है जो भी नुकसान हुआ है। नेक्स्ट आता है फ्रेट इंश्योरेंस। हमने कहीं माल भेजना था, हमारा माल वहाँ सही तरीके से सही सलामत माल नहीं पहुँचा, यानी कि हमारे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजने थे, वो सही तरीके से वहाँ पर डिलीवर नहीं हो पाए, तो उस सिचुएशन में भी क्या करेगी कंपनी, आपको प्रोवाइड करेगी आपका जो भी क्लेम बनता है। इसके कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं मरीन इंश्योरेंस के। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वो सारा का सारा वहाँ पर पैसा लगा हुआ जो है वो आपका ही होना चाहिए, वो किसी थर्ड पार्टी के काम में आपका पैसा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, काम किसी और का है, तो इसमें कंपनी क्लेम नहीं करती। अटमोस्ट गुड फेथ, आपको सारी चीज़ें जेन्युइन तरीके से कंपनी को बतानी होती है, कोई भी चीज़ नहीं छुपानी होती है। नेक्स्ट आता है बच्चों इंडेमनिटी। जितने का लॉस होगा कंपनी उतना ही पे करेगी। और कॉजा प्रॉक्सिमा, इसके अंदर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि कंपनी सीधा सीधा कहती है कि डायरेक्ट आपका कॉज होना चाहिए आपके लॉस का, जो भी आपके गुड्स खराब हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, वो डायरेक्ट कॉज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने मरीन इंश्योरेंस तो करा लिया लेकिन और शिप में आग लग गई, अब जो सामान खराब हो रहा है वो आग लगने के कारण हो रहा है, तो इस सिचुएशन में कंपनी बिल्कुल भी क्लेम नहीं देगी। तो बच्चों फ्यूचर में जब आप बड़े हो जाओगे ना,
और जब इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करोगे तो आपको इन सब बातों के ध्यान रखने, छोटी छोटी चीज़ों के ध्यान रखने, क्योंकि आप भी एक बड़े बड़े कंपनियों के बिजनेसमैन बनने वाले हो आने वाले टाइम में। बच्चों नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन सर्विस हम जो कि आजकल यूज़ कर रहे हैं, बहुत एडवांस लेवल की हमारी कम्युनिकेशन सर्विस हो गई है, लेकिन अगर मैं नॉर्मली आपसे कहूँ तो ये होता क्या है, इट रेफर टू द सर्विस विच हेल्प्स द बिजनेस टू कम्युनिकेट विद अदर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। अपने बिजनेस के कोई भी आइडियाज़, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं बिल्कुल क्लियरली एक्यूरेट वे में, बिना किसी इंटरप्शन के साथ, तो वो होती है हमारी कम्युनिकेशन सर्विस। जो कम्युनिकेशन सर्विस होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं बच्चों, एक होती है पोस्टल, दूसरी होती है टेलीकॉम। टेलीकॉम तो वो हो गई जो आजकल हम डायरेक्टली कॉल्स वगैरह के माध्यम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पोस्टल होती है वो पहले के टाइम से चली आ रही है। पोस्टल में हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट करवाया करते थे। अब वो कोरियर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पोस्टल सर्विस में होता क्या है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं हमें वेरियस पोस्टल सर्विस, जो हम चिट्ठी या मनी ऑर्डर इस तरीके की चीज़ें पोस्ट करवाया करते थे इंडियन एंड इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा, इसके बाद आता है इट इज़ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसमें होता ये है कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, यानी कि सरकारी है, मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी कि इसको सरकार चलाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, तो जैसे ब्लू डार्ट है वो प्राइवेट है। दे प्रोवाइडेड टू टाइप्स ऑफ फैसिलिटी, ये दो तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। ज़रूरी नहीं है सारी सरकारी हो, प्राइवेट भी बहुत सारी आ गई हैं। जैसे कि एक आता है फाइनेंशियल फैसिलिटी। आप ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस जाकर सिर्फ कुछ पोस्ट ही कर पाएंगे, आप वहाँ पर काफ़ी तरीके के अपने अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जैसे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी क्या होता है, आपको जो है पर्टिकुलर अमाउंट आप पे करते रहते हैं, सबमिट करते रहते हैं, वो जमा करते रहते हैं, तो उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट आता है कृषि विकास। ये ज़्यादातर रूरल लोगों के लिए काम में आता है, यानी कि जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं वो पोस्ट ऑफिस के अंदर इस टाइप का अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें अमाउंट पे करते हैं और उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट रिटर्न में मिल जाता है। मंथली इनकम स्कीम, यानी कि ये भी एक ऐसी, मतलब बहुत तरीके की स्कीम्स वगैरह जो है ना पोस्ट ऑफिस के अंदर चल रही होती हैं। एक्ट एज अ बैंक, आप जैसे बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऐसी पोस्ट ऑफिस भी आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। आप वहाँ पर सेविंग अकाउंट खुलाओ, नॉर्मली अपना जैसा पैसे जमा करते थे बैंकों में वैसे जमा करो, निकालो, तो ये सर्विस भी आपको पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों मेल फैसिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह आपके आर्टिकल्स को पहुँचाया जाता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन थ्रू इंश्योरेंस फैसिलिटी, और ये बिल्कुल सिक्योर तरीके से जाता है, बाकायदा इंश्योरेंस हो रखा होता है इन चीज़ों का। जैसे कि पहली आ गई कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस हमारी अब प्राइवेट भी है, पहले तो गवर्नमेंट हुआ करती थी, यानी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह अपना कोई सामान पहुंचाना है वो कोरियर सर्विस के द्वारा चला जाएगा। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र आप इजीली कर सकते हो पोस्ट के द्वारा। ई बिल पोस्ट फैसिलिटी, आपका कोई बिल वगैरह आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, आप उसको भी पोस्ट करा सकते हो। इसमें तीन तरीके की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है। पहली होती है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट यानी कि बहुत फास्टली काम करती है, आप आज इसको लगाएंगे, एक दो दिन के अंदर अंदर आपका जो भी पार्सल है, जो भी चीज़ें वो पहुंच जाएगी। पार्सल पोस्ट में क्या होता है बच्चों, जो बड़े बड़े सामान होते हैं, जो वेट वाले सामान होते हैं, वो पार्सल पोस्ट के द्वारा जाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीटिंग पोस्ट, कार्ड, ग्रीटिंग, इस टाइप की चीज़ें भी आप पोस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होती है कि एक सेंडर इसको एनवलप में डालकर जस्ट लाइक लीगल नोटिस किसी को भेजना है, ठीक है, तो अब वो क्या करता है, एक एनवलप पर एक से ज़्यादा पोस्ट लगाता है, स्टैंप लगाता है, मोर पोस्टल स्टैंप लगाता है, और उसको एनवलप के ऊपर लगाकर डिलीवर कर देता है जिसको भी उसे डिलीवर करना है। अब इसके ना कई सारे वो हो जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं, जो भेज रहा है उसको बाकायदा रिसिप्ट मिलती है वहाँ से जहाँ से उसने भी जिस भी पोस्ट ऑफिस से भेजा है, तो उससे एक एविडेंस तो ये हो गया कि जी हाँ हमने इसको लीगल नोटिस भेजा था। और जो रिसीवर होता है उससे भी सिग्नेचर वगैरह कराए जाते हैं और वो ऑनलाइन अपलोड करे जाते हैं। तो ये होता है हमारा रजिस्टर्ड पोस्ट का काम। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर मैंने बनाई है टोटल 3 वीडियो। आई होप आपको तीनों बहुत बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों को सीरीज वाइज आपको देखनी है। कोई भी डाउट होता है तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत, ये डाउट है, मैं आपका वो डाउट क्लियर करवा दूंगा। रहे चैप्टर के नोट्स की बात, तो मैंने आपको बताया बच्चों, मैंने टेलीग्राम चैनल पर सभी चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर डायरेक्टली लिंक देकर आपको नोट्स डाउनलोड करवा दूंगा। फिर मिलेंगे बच्चों इस 11th क्लास के बिजनेस चैप्टर के, मतलब बिजनेस चैप्टर अब तो हमने 4th करा है, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।